हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में जानेंगे बिना स्टैंड के खड़ी साइकिल या मोटरसाइकिल गिर जाती है, लेकिन जब इसी साइकिल या मोटरसाइकिल को चलाया जाता है तो ये बैलेंस्ड रहती है। कारण क्या है उसके बारे में। यहाँ पर लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं, साइकिल बिना स्टैंड के खड़ी है। अगर लेफ्ट टू राइट थोड़ी सी भी हवा चलती है तो साइकिल झुकेगी और झुकने के बाद फाइनली गिर जाएगी। लेकिन कोई बंदा अगर साइकिल को चला रहा होता है तो वहाँ भी इनके पास 2 ही पहिया होता है, लेकिन झुकने के बावजूद ये आगे की ओर बढ़ते रहता है और संतुलित तरीके से साइकिल को चलाता रहता है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आईएएस के मॉक इंटरव्यू में पूछा गया। वहाँ पर कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। कि साइकिल 2 पहियों पर चल कैसे लेती है, क्या विज्ञान है इसके पीछे? सर साइकिल 2 पहियों पे पहले उसे बैलेंस करने के लिए हैंडल का यूज़ किया जाता है, जो कि सर फिजिक्स के लॉ से ही चलती है और साथ में स्वाभाविक है, फिजिक्स लॉ से ही चलेगी। यस सर। कौन सी लॉ से चलती है? साइकिल में सर 3 लॉ काम आता है सर। ठीक है। यस सर। कौन कौन से 3 लॉ? गति के 3 लॉ। कैंडिडेट ने मजाकिया किस्म का आंसर दिया, इसके कारण इंटरव्यू हंसे भी, क्योंकि कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कोई भी चीज़ जो ब्रह्मांड में होता है वो तो फिजिक्स के लॉ के अनुसार ही होता है, तो वही चीज़ इन्होंने कह दिया मोटा मोटी तौर पर, जिसके कारण इंटरव्यूअर हंसे। लेकिन इस वीडियो में आपको मोटरसाइकिल और साइकिल के मोशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे खड़ी साइकिल के बारे में और उसके बाद चलती साइकिल के बारे में। खड़ी साइकिल के बारे में भी सबसे पहले हम लोग वैक्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। वैक्यूम में जब साइकिल खड़ी रहेगी तो क्या होगा। आप जानते हैं वैक्यूम में जब कोई भी वस्तु रहता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण नहीं होती। केवल यहाँ पर साइकिल खड़ी रहेगी तो 2 ही फोर्स इस पर लगेगा। एक वेट है नीचे की ओर और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। वेट लगेगा सेंटर ऑफ मास पे और नॉर्मल रिएक्शन टायर पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन दोनों ही फोर्सेस का एक ही लाइन के अलोंग है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी रोटेशनल फोर्स नहीं होगा और साइकिल खड़ी रहेगी। लेकिन क्या पर्यावरण में ऐसा हो पाएगा? पर्यावरण में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे हवाएं चलती हैं, धूल के झोंके रहते हैं, तो साइकिल अगर खड़ी रहेगी तो वहाँ पर वो बैलेंस तरीके से बिना स्टैंड के खड़ी नहीं रह सकती है। हाँ, जब स्टैंड रहेगा तो ये खड़ी रहेगी, लेकिन जब स्टैंड को हटा दिया जाएगा तो थोड़ी सी भी हवा आने से साइकिल पहले ऐसे झुकेगी और उसके बाद ऐसे ज़मीन पर गिर पड़ेगी। अब खड़ी साइकिल पर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे जब ये झुक जाएगी? तो फोर्स ऑफ एयर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट से राइट काम कर रहा है, वो साइकिल को झुका दिया। अब झुकाने के बाद mg कुछ इस तरह से काम करने लगेगा। साइकिल का वेट, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा। अब तीनों ही फोर्सेस को एक डायग्राम में हम अगर दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तीनों का लाइन ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं अलग अलग है। mg जो है नीचे की ओर काम कर रहा है, n कुछ दूर में लेफ्ट साइड ऊपर की ओर काम कर रहा है, जबकि एयर का फोर्स राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तीनों ही फोर्सेस साइकिल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है, जिसके कारण साइकिल जो है गिर पड़ेगी ज़मीन पर। अब साइकिल की बात हुई तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पेडल वाली साइकिल का आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर छाप सकते हैं। ऑप्शन है आपके मार्कोनी, मैकमिलन, मैडम क्यूरी या कार्ल वॉन ड्रेस। ये पेडल वाली साइकिल है, ध्यान रखिएगा। अब आइए चलते हैं दौड़ती साइकिल के बारे में। अब समझिए, एक साइकिल को हमने लिया जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रन कर रही है, इसमें कोई भी सर्कुलर मोशन टाइप से मोशन नहीं है, आगे की ओर आ रही है। तो इसमें जो फोर्सेस लगेंगे वो नॉर्मली वही फोर्स होंगे जो निर्वात में लगता है, क्योंकि कोई एयर का फोर्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक mg वेट नीचे की ओर और नॉर्मल रिएक्शन जो टायर पर लगेगा ऊपर की ओर। क्योंकि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन दोनों ही फोर्सेस का सेम है, इसीलिए यहाँ पर भी कोई रोटेशन नहीं होगा और साइकिल आराम से आगे की ओर बढ़ेगी। अब साइकिल को संतुलन में रखने के लिए एक और इफेक्ट यह मदद करती है, वो है जायरोस्कोपिक इफेक्ट। जायरोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है? ये एक ऐसा इफेक्ट है जब कोई भी वस्तु एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो ये इफेक्ट चाहता है कि उसी एक्सिस के अराउंड वो चीज़ घूमता रहे। जैसे लट्टू जब हम घुमाते हैं तो वो गिरती नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि लट्टू जिस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है उसी एक्सिस के अराउंड घूमते रहना चाहता है। इसी को बोलते हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट। साइकिल में भी यही इफेक्ट काम करता है आगे वाले पहिए पर। यहाँ पर देखिए एक एक्सल लिया हुआ है और अगर इस व्हील को ऐसे घुमा दिया जाए तो आप इस एक्सिस को उतनी आसानी से नहीं मोड़ सकते जितनी आसानी से आप इसको
बिना मोशन के मोड़ सकते थे। मतलब जब रोटेट नहीं कर रहा था तब आप आसानी से मोड़ सकते थे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये पहिया रोटेट कर रहा है। आपको इस तरह से एक्सिस को चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा बल लगेगा। तो यही जायरोस्कोपिक इफेक्ट आगे वाले पहिए पर काम करता है और ये साइकिल को संतुलन में बनाए रखता है, क्योंकि आप इसके एक्सिस को आसानी से रोटेट नहीं कर सकते। अब एक प्रश्न आ सकता है कि जब साइकिल हवा के झोंकों में चल रहा हो तब क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हवा का झोंका जो है लेफ्ट से राइट की ओर है, तो साइकिल लेफ्ट से राइट की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। अब साइकिलिस्ट अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, वो अपने हैंडल को राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा मोड़ेगा, जिसके कारण साइकिल जो है अब सर्कुलर मोशन में चलने लगेगी। और सर्कुलर मोशन में जैसे ही चलेगी तो सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू होता है mv²/r। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि साइकिल झुक चुका है तो mg जो है वो नीचे लगेगा। mg वेट, इस पूरे सिस्टम का वेट जो है इसको चाहेगा कि राइट साइड राइट डायरेक्शन में गिरा दे, और mv²/r चाहेगा कि इसको जो है सो लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाया जाए। तो mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एयर के फोर्स और mg दोनों ही फोर्सेस को बैलेंस करता है, जिसके कारण साइकिलिस्ट फिर से संतुलन में आ जाता है, क्योंकि mv²/r लेफ्ट साइड की ओर डायरेक्टेड है, जबकि एयर का फोर्स राइट साइड और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप किसी स्ट्रिंग में एक बॉल को बांधकर इसको अपने चारों ओर घुमाएंगे तो आपके ऊपर बाहर की ओर एक बल लगेगा, उसी बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मतलब जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो उसी वस्तु पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस बॉल पे लग रहा है, और यहाँ एक विशेष प्रकार का झूला है जो इस प्रकार से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, जिसके कारण इस झूले पर बैठे हुए लोग बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल्स। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पहले से आपको कोई सर्कुलर मोशन में घूमना है तो आप क्या करेंगे। तो पहले से जब आप किसी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर पहले से लग रहा होता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको सर्कुलर मोशन में जिस तरफ आप चल रहे हैं उस तरफ आपको झुकना होता है, मतलब सेंटर की ओर झुकना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइकिलिस्ट सेंटर की ओर झुका है, तब mg जो लग रहा है वेट, वो mv²/r उस फोर्स को बैलेंस करके चल रहा है। मतलब आप देख रहे हैं mg चाह रहा है कि नीचे गिरो, लेकिन mv²/r चाह रहा है कि उल्टा साइड अपोजिट साइड, सेंटर के अपोजिट साइड गिर जाओ। तो दोनों में बैलेंस बना के साइकिलिस्ट चलता है, जिसके कारण सर्कुलर मोशन में भी आसानी से ये चल पाता है। तो बैलेंस बनाने के लिए इसको झुकना पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चला कि जब आप सर्कुलर मोशन में चलते हैं या किसी मोड़ पे मुड़ते हैं तो जिस तरफ आप मुड़ते हैं उस तरफ आपको झुकना पड़ता है। किसको बैलेंस करने के लिए, mv²/r को बैलेंस करने के लिए। अगर आप नहीं झुकेंगे तो आप बाहर की तरफ फेंके जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो सर्कुलर मोशन में तो चले लेकिन वो झुके नहीं, वो पुष्पराज बनना चाहता है, झुकूंगा नहीं साला, तो क्या होगा। अब उस पर यहाँ पर देखिए क्या होगा, mg और n, क्योंकि ये नहीं झुका तो mg यानी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर होगा, मतलब mg नीचे और n ऊपर। यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस का कोई भी रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगा, रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। अब बचता है इस पूरे साइकिल पर दो फोर्स, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा इस डायरेक्शन में राइट साइड, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में सेंटर की ओर लगता है ऑलवेज। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस का इफेक्ट होगा क्या, mv²/r ये सेंटर ऑफ मास पर लगेगा और नीचे टायर पर फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर लगेगा। ये करेगा क्या, साइकिल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। मतलब ये बेचारा जो नहीं झुकना चाह रहा था वो बाहर की तरफ फेंका गया, मतलब ये झुक गया। ये पुष्पराज वाला डायलॉग इस पर सूट नहीं किया। इसीलिए जब भी आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं या घूमेंगे तो आप जिस तरफ आप घूम रहे हैं उस तरफ आपको झुकना काफ़ी आवश्यक है, वरना आप बाहर की तरफ फेंके जाएंगे।
अगर अच्छे तरह से पूरे फोर्स को समझना चाहें, सर्कुलर मोशन में जब कोई साइकिलिस्ट रहता है तो कुछ इस प्रकार का होगा। mv²/r वो बाहर की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हैं, mg नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास पे, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर टायर पे लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल की ओर डायरेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हैं कि mv²/r और ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या चाह रहा है, ये दोनों चाह रहा है कि साइकिलिस्ट बाहर की ओर फेंका चला जाए, मतलब बाहर की तरफ गिर जाए। लेकिन वहीं पे दूसरा जो कपल ऑफ फोर्सेस हैं mg और n, वो क्या चाहेगा कि अंदर की तरफ गिर जाए। ठीक है, तो दोनों में संतुलन बना के साइकिलिस्ट रखता है, जिसके कारण वो ना तो बाहर की ओर फेंका जाता है और ना ही अंदर की ओर ज़मीन पर गिरता है, जिसके कारण सर्कुलर मोशन में ये बना रहता है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा कार के मूवमेंट को रोड में समझ लेते हैं। समझिए, अगर आप स्ट्रेट रनिंग कर रहे हैं कार का या स्टैंड स्टिल में है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगता है और वेट जो है सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर लगता है, सेंटर ऑफ मास पे, जिसके कारण कोई भी रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता और कार बैलेंस्ड रहता है। ये केस है या तो स्टैंड स्टिल में या रनिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन जब कार सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तब क्या वही पोजीशन रहेगा, तब भी कार बैलेंस्ड रहेगा? जी नहीं। अगर आप प्लेन रोड पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कार का तो आप खतरे से खाली नहीं हैं। मतलब अगर आप स्पीडिंग कार में हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है, तो आपका कार टपल कर सकता है बाहर की ओर। कारण क्या है? वो कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और फ्रिक्शन। अभी आप देखिए mv²/r सेंटर ऑफ मास पर लगेगा, जबकि टायर पे फ्रिक्शन जो है सेंटर की ओर लगेगा। आप देख पा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन जो है कुछ इस प्रकार का है, ऐसे घूमेगा कार, तो फोर्सेस दोनों इस प्रकार लगेंगे। और mv²/r अगर ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपके कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो mv²/r ज़्यादा होगा, जिसके कारण कार टॉपल कर जाएगा सेंटर से अपोजिट साइड, मतलब बाहर की ओर कार आपका फेंका चला जाएगा। साइकिल या मोटरसाइकिल के केस में आप देख पा रहे थे कि बाहर की तरफ फेंके जाने से बचने के लिए अपने आप को आप सर्कल के सेंटर की ओर झुका लेते थे, मतलब जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं उस तरफ अपने आप को झुका लेते थे। लेकिन कार में ऐसा पॉसिबल है क्या? कार में बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रोड को टेढ़ा कर दिया जाता है यहाँ पे। मतलब कार को बाहर की तरफ फेंके जाने से बचाने के लिए आप रोड को टेढ़ा कर देते हैं सेंटर की ओर, मतलब जिस तरफ कार जाता है। यहाँ पर आप ऊपर में देखिए कार उधर जा रहा है, तो सेंटर इसका किधर होगा? सर्कुलर मोशन का सेंटर कुछ इस तरफ, तो सेंटर की ओर इस रोड को ऊंचा कर दिया गया। आप देखिए ये कार कैसे टिल्ट होकर चल रहा है। ये कुछ ज़्यादा स्पीड में भी रहेगा तब भी ये बाहर की तरफ नहीं फेंका जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेट जो है नीचे लगेगा mg, और उसी का एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, कुछ mg1 मान लीजिए, वो इस कार को बैलेंस रखेगा। क्योंकि आप खुद इस कार को नहीं झुका सकते, इसीलिए रोड को ही यहाँ पर टेढ़ा कर दिया गया है, और इस प्रकार से कार बैलेंस रहता है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भी कार चलती है तो बैलेंस रहता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, इस कार को इस तरफ से इधर आ रही है और ये फेंका चला जाना चाहिए उधर। mv²/r इस तरफ लगेगा, है ना। mv²/r उसको बैलेंस करने के लिए इस कार को, मतलब रोड को टेढ़ा कर दिया गया, जिसके कारण mg का जो एक कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा और mv²/r को बैलेंस करेगा और कार संतुलित रूप से चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार इसी डायग्राम को यहाँ पे दिखाया गया है। एक कंपोनेंट वेट का इधर काम करेगा और mv²/r बाहर की ओर काम करेगा, तो mv²/r का भी एक कुछ पोर्शन इस डायरेक्शन में आएगा और दोनों बैलेंस रहेगा। कार ना तो बाहर की तरफ फेंकी जाएगी और ना ही नीचे की ओर आएगी। तो ये यहाँ पे ये साइंस है पूरी तरह से व्हीकल्स का, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या कार हो, सभी व्हीकल्स का मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और काफ़ी ज़्यादा व्यू दें इस पर। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।